दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नमा एकेडमी में। इससे पहले के लेक्चर में अपन ने अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर मुद्रा और मुद्रास्फीति की शुरुआत की थी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले अपन ने देखा था वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ। तो वस्तु विनिमय प्रथा का अर्थ क्या होता है? वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करने की प्रथा। अब हम देख रहे थे कि भाई जब गांव में सादा और सरल जीवन व्यक्ति जी रहा था तब वस्तु विनिमय प्रथा से काम चल जा रहा था, पर बाद में धीरे धीरे समाज का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और वस्तु विनिमय प्रथा में बहुत सारी मर्यादाएं आई। अब ये मर्यादाएं पढ़नी जरूरी क्यों है? क्योंकि पूरे 5 मार्क्स का यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। वस्तु विनिमय प्रथा अर्थात क्या और उसकी मर्यादाएं बताइए। तो आज उसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो ये वस्तु विनिमय प्रथा में मर्यादाएं आई क्यों? मर्यादा आने के कारण क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रथा में मर्यादा आने के कुल 4 कारण है। पहला कारण है औद्योगिकीकरण, दूसरा है शहरीकरण, तीसरा है श्रम विभाजन और चौथा है विशिष्टीकरण। थोड़ा थोड़ा अगर हम इसको समझे तो औद्योगिकीकरण का मतलब क्या है? देश में उद्योगों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। उद्योग मतलब क्या? देश में कंपनियां बढ़ने लगी, प्रोडक्शन हाउस बढ़ने लगे। दूसरा शहरीकरण। तो शहरीकरण का अर्थ क्या होता है? देश का गांव का व्यक्ति शहर में आकर बसने लगा, तो शहरीकरण होने लगा। श्रम विभाजन का अर्थ क्या है? लोगों ने आपस में काम बांट लिया। और तीसरा विशिष्टीकरण, अब काम बांटेंगे और रोज वही काम करेंगे तो उसमें वो एक्सपर्ट बनते जाएंगे। तो इस तरह से ये 4 कारण थे जिसकी वजह से वस्तु विनिमय प्रथा में मर्यादाएं आई। तो ऐसा सवाल पूछा जाए, वस्तु विनिमय प्रथा में मर्यादा आने के कारण क्या? ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादा बताइए। सवाल ऐसा पूछा जाएगा, वस्तु विनिमय प्रथा में मर्यादा आने के कारण क्या है? तो मर्यादा आने के कुल 4 कारण है: औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। अब इतनी चीजें लगातार होती गई, समाज का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ और वस्तु विनिमय प्रथा में कुल 3 मर्यादाएं हमें देखने को मिली। वो 3 मर्यादाएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहली मर्यादा है आवश्यकताओं के परस्पर सामंजस्य की कठिनाई। तो ये सामंजस्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल की कठिनाई। अब पहले होता क्या था, कोई किसान अगर गेहूं उगा रहा है तो वो गेहूं देता था और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त कर लेता था। अब हुआ क्या, मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति किसान है और वो गेहूं उगाता है। वो गेहूं देकर बी नाम के व्यक्ति के पास से चावल प्राप्त करना चाहता है, परंतु ये जो बी नाम का व्यक्ति है वो गेहूं प्राप्त नहीं करना चाहता, पर ए के पास तो गेहूं ही है, तो वो गेहूं प्राप्त नहीं करेगा तो इसे चावल नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो तालमेल नहीं होगा। अब ये जो बी नाम का व्यक्ति है वो किसी सी नाम के व्यक्ति से दूध प्राप्त करना चाहता है। दूध के बदले में क्या देगा? चावल। पर ये जो सी नाम का व्यक्ति है उसको चावल नहीं चाहिए। सी नाम का जो व्यक्ति है वो किसी डी नाम के व्यक्ति के पास से दूध के बदले शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, पर ये जो डी नाम का व्यक्ति है उसे दूध नहीं चाहिए। तो यहाँ समस्या क्या हो गई? किसी को भी अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए वस्तु ही नहीं मिल रही, यानी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। इसके अलावा ये तो ठीक था, पर जब विभाज्य वस्तु के सामने अविभाज्य वस्तु आ गई तो और समस्याएं होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक पशु देने पर 50 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होता है, तो क्या 25 किलोग्राम गेहूं प्राप्त करने के लिए आधा पशु दिया जाएगा? तो इस तरह से पशु वो अविभाज्य वस्तु है जबकि गेहूं वो विभाज्य वस्तु है। इन दोनों का आपस में विनिमय कैसे करें, ये एक समस्या थी। तो पहली समस्या हमें क्या देखने को मिली? आवश्यकताओं की परस्पर सामंजस्य यानी तालमेल की समस्या। वो समस्या क्या थी? वो सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे समझी। दूसरा, मूल्य संग्रह की समस्या। अब यहाँ पे वस्तु को मूल्य के रूप में देखा जाए तो इसको लंबे समय तक संग्रह करना एक समस्या है। मान लीजिए कि कोई किसान है, वो गेहूं उगाता है, तो गेहूं अपने इस्तेमाल के लिए रख के बाकी का गेहूं बेचकर अपनी आवश्यकता को पूर्ण करेगा।
लेकिन रोज रोज जो गेहूं उगाएगा, हर वर्ष जो गेहूं उगाएगा, इतने सारे गेहूं को संभाल के कैसे रखेगा? एक समय ऐसा आएगा जब गेहूं क्या हो जाएंगे? खराब। और खराब हो गए इसका मतलब हम उसका मूल्य संग्रह करके रख पाए नहीं। चलिए, गेहूं का तो समझ में आता है, पर मान लीजिए कि कुछ नाशवान वस्तु कुछ लोग बना रहे हैं, तो वो नाशवान वस्तु को कैसे संभाल के रखना, ये भी एक समस्या है। जैसे दूध, दही, पनीर, इनको लंबे समय तक आप संग्रह करके नहीं रख सकते। और क्योंकि हम उस समय वस्तु को संग्रह करके नहीं रख पा रहे थे, इसीलिए मूल्य संग्रह की समस्या आई। और मूल्य संग्रह की समस्या, ये दूसरी मर्यादा है किसकी? वस्तु विनिमय प्रथा की। तीसरी मर्यादा की बात करें तो तीसरा है मूल्य मापन की समस्या। अब ये मूल्य मापन की समस्या होती क्या है, देखते हैं। मैं आपको ऐसा कहूं कि 1 किलोग्राम घी अगर खरीदना हो तो 1000 रुपए का आएगा। तो आप मुझे ये बता पाओगे कि अगर मुझे 250 ग्राम घी खरीदना हो तो कितने का आएगा? आप सीधा सा जवाब दोगे 250 रुपए का आएगा। लेकिन ये तो आज की परिस्थिति है ना, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं। पहले क्या चल रहा था? वस्तु विनिमय प्रथा, यानी वस्तु के बदले वस्तु। तो इसको अगर हम थोड़ा सा समझे तो मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो गेहूं उगाता है, वो गेहूं देगा और बदले में चावल प्राप्त कर रहा है। और मैं ऐसा कह देता हूं कि 20 किलोग्राम गेहूं के बदले 20 किलोग्राम चावल। ये हिसाब सीधा सीधा है। पर आगे देखिए, मैं ऐसा बोलूं कि 1 किलोग्राम घी के बदले 40 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम चावल के बदले 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़े के बदले 2 जोड़ी चप्पल, और 1 जोड़ी चप्पल के बदले आधा लीटर दूध। तो बताइए 1 लीटर दूध के बदले कितना घी देना पड़ेगा? अब इसके लिए क्या आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे? नहीं कर सकते। तो वस्तु के मूल्य का मापन ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतने सारे विनिमय मूल्यों को याद रखना ये कोई आम बात नहीं थी और सभी याद भी नहीं रख पा रहे थे। तो तीसरी समस्या ने जन्म लिया, क्या? मूल्य मापन की समस्या। तो वस्तु विनिमय प्रथा में कुल 3 समस्याएं आई। पहली, आवश्यकताओं की परस्पर सामंजस्य की कठिनाई, दूसरी मूल्य संग्रह की समस्या, और तीसरी मूल्य मापन की समस्या। इन तीनों समस्या आने के कारण अब इनके समाधान की आवश्यकता थी, और समाधान के रूप में लोगों ने मुद्रा की शुरुआत की, और इस तरह आपकी मुद्रा की शुरुआत होती है। तो इस तरह हमने आज देखा वस्तु विनिमय प्रथा की मर्यादाएं। वस्तु विनिमय प्रथा की कुल 3 मर्यादाएं हैं। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप ये लेक्चर अटेंड करो, अपने साथ किताब जरूर रखिए। आगे आप खुद घर पे अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं। अस्तु। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।